तो अभी हम लोग चालू करेंगे आज कॉस्टिंग टैक्स में से टैक्स वाला पोर्शन। टैक्स का हम लोग मैराथन चालू करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से पूरा नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, सेक्शन थोड़ा सा याद कर लेना। सेक्शन है तुम्हारा 22 से लेके 27 तक। 22 से लेके 27 तक। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है, हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग दो हिस्सों में यूज कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक है सेल्फ ऑक्युपाइड और दूसरा है लेट आउट। एक है सेल्फ ऑक्युपाइड और दूसरा है लेट आउट, ठीक है ना। एक मिनट रुको। हाँ, तो सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं खुद के रहने के लिए घर, और लेट आउट हो गया जो कि हम लोग भाड़े में देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग पहले देख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, सर मेरा ही नाम लिख देता हूं मैं, विजित चटर्जी, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? वेरी गुड। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? वेरी गुड। बस पूरा पहले ये लिख लेना, उसके बाद 3 लाइन टान लेना, ठीक है ना। 3 लाइन टान लेना। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट आउट हाउस से। ठीक है ना। घर अगर तुम भाड़े में दे रहे हो तो वो लेट आउट हाउस होगा। लेट आउट हाउस का स्टेप 1 में आ जाओ। अच्छा, पहले लिख लेना हाउस नंबर 1 लिख लेना, हाउस 1, ठीक है, और ब्रैकेट में लेट आउट, हाउस नंबर 1 ब्रैकेट में लेट आउट, ठीक है। अच्छा, ये टी है, टी लेट आउट, ठीक है। अच्छा, पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में लिखेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, मान लो यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग फेयर रेंट। मान लो यहाँ पे 1,20,000 दिया हुआ है। अब ध्यान देना, 1 लाख और 1,20,000 में से बड़ा कौन सा है? 1 लाख और 1,20,000 में से बड़ा कौन सा है? तुम नीचे एक बार लिख लो 1,20,000, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखना स्टैंडर्ड रेंट। अब मान लो स्टैंडर्ड रेंट दो तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं। मान लो स्टैंडर्ड रेंट छोटा है, 80,000 है, तो इन दोनों में जो छोटा है वो डायरेक्ट तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो 80,000 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 80,000 चला जाएगा। और अगर मान लो स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000 दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है, तो इन दोनों में जो छोटा वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे विच एवर इज हायर बिटवीन ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, पूरा लिखना होगा, विल बी टेकन एज रीजनेबल expected rent subject to maximum standard
सेक्शन अगर मेंशन कर सकते हो तो सेक्शन मेंशन करना, अंडर सेक्शन 23(1)(a, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में आ जाना। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। हाँ, तुम लोगों का क्वेश्चन जो आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इनमें से तो कुछ रह ही जाएगा। एनुअल रेंट दिया हुआ सकता है कि एनुअल रेंट है तुम्हारा 1,40,000, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। एनुअल रेंट ये एक तरीके का हो सकता है, या फिर बोल सकता है कि रेंट रिसीव बोल सकता है। रेंट रिसीव मान लो 1,20,000 बोला है, रेंट रिसीव 1,20,000 बोला है, और उसके नीचे वैकेंसी पीरियड बोल दिया है 1 मंथ का वैकेंसी पीरियड बोल दिया है। अच्छा 2 मंथ का वैकेंसी, चलो 2 मंथ का वैकेंसी पीरियड बोल दिया है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो एनुअल रेंट बोल सकता है, एनुअल रेंट कुछ भी अमाउंट बोल सकता है, ठीक है ना, और उसके बाद वैकेंसी पीरियड भी बोल सकता है, और रेंट रिसीव बोल सकता है उसके संग। हाँ, तो जो बोल रहे थे रेंट रिसीव और वैकेंसी पीरियड बोल सकता है, ठीक है ना। तो तुम ध्यान देना, मुझे लिखना यहाँ पे क्या है, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब पूरे साल में तुम कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मान लो एनुअल रेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1,40,000 लिखेंगे, और अगर रेंट रिसीव लिखा हुआ है तो उसको एनुअल रेंट में चेंज करना पड़ेगा। रेंट रिसीव अगर दिया हुआ है और वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है तो उसको एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट में हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, इधर देखो, रेंट रिसीव इनटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। फॉर्मूला ये है, रेंट रिसीव मेरा कितना है 1,20,000 इनटू 12 महीने में 1 साल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 मतलब वैकेंसी पीरियड, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 10, 1,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10। कहने का ये मतलब है कि 1,20,000 जो तुम कमाए हो, 10 महीने का रेंट कमाए हो 1,20,000, तो 12 महीने में कितना, 10 महीने का अगर 1,20,000 है तो 12 महीने में कितना, 1,44,000, ऐसा कुछ हो रहा है ना, 1,44,000, 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। हाँ बोलो। एनुअल रेंट दिया है तो कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ चलो, एनुअल रेंट दिया है और यहाँ पे वैकेंसी पीरियड भी दिया है, मान लो कि 2 महीने का वैकेंसी पीरियड दिया है, तो एनुअल रेंट का मतलब एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट ही होता है। एनुअल रेंट का मतलब एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट ही है, कुछ नहीं करना है, एनुअल रेंट को सीधा आके यहाँ पे बैठा देना है बस। उसके बाद जहां पे वैकेंसी पीरियड का जगह आएगा वहां पे हम लोग सिर्फ माइनस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, रेंट रिसीव और उसके संग संग वैकेंसी पीरियड दोनों ही रहना चाहिए। अगर वैकेंसी पीरियड नहीं रह रहा है, अगर वैकेंसी पीरियड नहीं है तो रेंट रिसीव का मतलब ही एनुअल रेंट हो जाएगा। रेंट रिसीव का मतलब एनुअल रेंट हो जाएगा अगर वैकेंसी पीरियड नहीं है, ध्यान से सुनो। और अगर वैकेंसी पीरियड है तो रेंट रिसीव और एनुअल रेंट अलग अलग चीज होता है, ठीक है, हमें निकाल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन में तुम लोग के एग्जाम के क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट रहेगा, फिर भी देख लो अगर अनरियलाइज्ड रेंट है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट मान लो यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे समझ लो, अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड। मान लो एक घर है, ये घर तुम भाड़े में दिए हो, ये घर तुम भाड़े में दिए हो। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है, घर के अंदर है, घर के अंदर आदमी है लेकिन भाड़ा नहीं दे रहा है, घर के अंदर लोग है, भाड़ा मांगने पे भाड़ा नहीं दे रहा है, ये अनरियलाइज्ड रेंट है। और वैकेंसी पीरियड पूरा घर ही खाली है सर, पूरा घर खाली है तो वैकेंसी पीरियड हो गया मतलब पैसा नहीं आया। अनरियलाइज्ड रेंट में भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, वैकेंसी पीरियड में भी तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा है। अनरियलाइज्ड रेंट में अंतर क्या है, अंदर में घर के अंदर लोग हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, और वैकेंसी पीरियड घर ही पूरा खाली है इसलिए घर में रेंट ही नहीं है इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। अच्छा, तो अनरियलाइज्ड रेंट मान लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10,000, तो माइनस करेंगे 1,34,000 आ गया, 1,34,000 आ गया। दोनों में जो बड़ा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे whichever is higher between step 1 and step 2।
हाँ, अनरियलाइज रेंट अगर 1 मंथ का बोले, अगर 1 मंथ का बोले तो अनरियलाइज रेंट मान लो यहाँ पे बोल रहा है 1 मंथ का, तो क्या करेंगे हम लोग, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट कितना था मेरा, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, 1,44,000, पूरा साल का 12 महीने से डिवाइड कर लो और 1 महीने से गुना कर लो, देखो 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है ना। एनुअल अनरियलाइज रेंट मंथ में भी हो सकता है या फिर अमाउंट में भी हो सकता है। जनरली अनरियलाइज रेंट ना 1 मंथ का 2 मंथ का नहीं होता है, जैसे कि लोग रहता है, प्रैक्टिकली सोचो ना, तुम किसी के घर में भाड़े में रह रहे हो, कुछ कुछ कैसे करके पैसा दे रहे हो, 2,000 5,000 10,000 रुका हुआ है, नहीं दे पा रहे हो, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 10,000 लिखा हूं। और अगर लिखा हुआ है कि 1 मंथ का रेंट अनरियलाइज है तो निकाल लेना, AER को 12 से डिवाइड करके 1 से गुना कर देना, अगर 1 महीना है, 2 महीना है तो 2 से गुना कर देना, 3 महीना है तो 3 से गुना कर देना, ठीक है ना, और उससे भी ज्यादा है तो उसको भगा देना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ, व्हिच एवर इज, अच्छा व्हिच एवर, हाँ चलो लिख देते हैं, व्हिच एवर इज हायर बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इसको तुम लोग छोटा भी लिख सकते हो, हायर बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ये भी लिख सकते हो। स्टेप 4 में आ जाओ, स्टेप 4 में क्या बोलेंगे, स्टेप 4 में हम लोग लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, घर खाली रहने के लिए, जो घर खाली रहने के लिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं, घर खाली रहने के कारण हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, मान लो वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 महीने का, वैकेंसी पीरियड कितना है मेरा, 2 महीने का वैकेंसी पीरियड है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, देखो एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, AER इनटू वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ, ठीक है ना। तो AER मेरा कितना है, 1,44,000, 1,44,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वैकेंसी पीरियड का यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1,44,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 महीने का 24,000 ना, 24,000, अच्छा माइनस करेंगे तो 1,10,000 आ रहा है, 1,10,000 ये आ गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ध्यान देना यहाँ पे, ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एग्जाम में तुम लोग पूरा पूरा लिखना, GAB मत लिखना, नंबर काटेगा, GAB मत लिखना, ठीक है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, थोड़ा सा रुक जाओ, अच्छा चलो शुरू करते हैं। उसके बाद GAB आने के बाद, GAB आ गया, GAB आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, एक बार GAB आ गया तो इसके बाद स्टेप 5 में हम लोग आ जाएंगे, स्टेप 5 में आ जाएंगे, स्टेप 5 में लिखेंगे लेस म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पूरा लिखना, पेड बाय ओनर, मालिक जो म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है, हाँ मान लो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट नहीं दिया है तो नीचे दिया है म्यूनिसिपल टैक्स का रेट है 10%, तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर 10% लगाना, जैसे कि मान लो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स बोला है 10%, ठीक है ना, 10% ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना, तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% मतलब 1,00,000 का 10% हम लोग करेंगे तो 10,000 आएगा, नॉर्मल तो ऐसा ही होता है, घर अगर DCKM के अंदर है, दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई DCKM के अंदर है, तो हमें क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स निकालने के लिए ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू को पहले नेट म्यूनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 90% करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा क्या, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू आ जाएगा, और उसके ऊपर म्यूनिसिपल का टैक्स लगा देना 10% जो भी है दिया हुआ, 10% 20% कुछ भी है तो लगा देना। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,00,000 का 90% अगर करेंगे तो आ जाएगा मेरा 90,000, अब 90,000 का 10% करेंगे तो आ जाएगा मेरा 9,000, ठीक है ना। तो अगर ये 9,000 कब आएगा, जब DCKM में होगा, और अगर नॉर्मल घर कहीं पे भी घर है तो म्यूनिसिपल टैक्स, अच्छा मतलब मान लो कोलकाता में हम लोग है तो हमें पता है कि दमदम कोलकाता में अंदर आता है, लेकिन बाकी लोगों को तो पता नहीं है, अगर कोई मुंबई का कोई जगह दे देगा, चेन्नई का कोई जगह दे देगा, दिल्ली का कोई जगह दे देगा, हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ के मैंने दिल्ली के अंदर आता है कि नहीं आता है, अगर घर बोलेगा दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, तो ही हम लोग नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर टैक्स का परसेंटेज लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ तुम, नॉर्मली हम लोग करेंगे 10,000 वाला,
10,000 वाला लेंगे, 1,10,000 था यहाँ पे, वहां से 10,000 माइनस किए तो फिर से 1,00,000 आ गया। ये क्या आ गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देख लो एक बार, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आ जाता है। यहाँ पे रोमन 1 देख के स्टैंडर्ड डिडक्शन में छोटा सा लिखता हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 24A, थोड़ा सा मेंशन करके चलना, ठीक है ना। तो 1,00,000 का 30% 30,000 हो गया। और रोमन 2 देके हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाला बात यह है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है सर? कोई मैक्सिमम नहीं है, इन्फिनिटी, माइनस कुछ भी कर सकते हो। मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन मान लो सपोज 1,00,000 से 30,000 माइनस करके यहाँ पे 70,000 आ रहा है, यहाँ पे तो 70,000 रिजल्ट आ रहा है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 है तो 1,00,000 ही यहाँ पे लिखेंगे, 1,30,000 करके 1,00,000 से 1,30,000 माइनस करके माइनस 30,000 लिखेंगे। सर यहाँ पे अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,00,000 है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के 2,30,000 करेंगे, 2,30,000 करेंगे और 1,00,000 से 2,30,000 माइनस करके हम लोग माइनस 1,30,000 लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये रहा। तो चलो वही करते हैं ना तुम लोगों को समझाने के लिए। मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी लिया है, माने सॉरी हाउस का जो ओनर है 20 लाख रुपया लोन लिया था, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, मतलब 2 लाख रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। कम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम आएगा तो तुम लोग कर ही सकते हो, अगर ज्यादा आएगा तो डरने का कोई बात नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 लाख आ रहा है तो 2 लाख प्लस 30,000 मिलके 2,30,000 हुआ, 2,30,000 हुआ। 1,00,000 से 2,30,000 माइनस करोगे तो माइनस 1,30,000 आ रहा है, बोलो ठीक है ना। तो ये आ गया का इनकम फ्रॉम हाउस 1, ठीक है, इसको हम लोग ए दे देंगे। और उसके बाद हाउस 2 मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल, नेट एनुअल वैल्यू, बोलो ना नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू क्या आएगा सर, नील आएगा, हमेशा हमेशा के लिए नील आएगा। और वहां से माइनस करना तुम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसके अंडर में रोमन 1 देके इंटरेस्ट ऑन लोन। सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई अपर लिमिट है क्या? हाँ सर है, इधर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का थोड़ा सा अपर लिमिट है। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस लिमिट क्या है, या तो 2 लाख नहीं तो 30,000। 2 लाख कौन कौन से सिचुएशन में मिलेगा? सिचुएशन नंबर 1 लोन टेकन, टेकन होना चाहिए, लोन टेकन होना चाहिए आफ्टर 1/4/1999, 1/4/1999 के बाद लोन लेना हुआ चाहिए, मतलब लोन लिए हो 1/4/1999 के बाद तो सही है। और उसके बाद लोन लेने के दिन से, लोन टेकन के दिन से 5 साल के अंदर अंदर तुम घर बना लिए हो, 5 साल के अंदर अंदर हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिए हो, हाउस रेडी कर लिए हो, तुम कंस्ट्रक्ट करो, तुम खरीदो, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर तुम्हारा घर तैयार होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हुआ सर एक संग तो 2 लाख लिमिट मिलेगा, कोई भी एक फुलफिल नहीं हुआ तो 30,000 मिलेगा, कोई एक भी फुलफिल नहीं हुआ या फिर एक फुलफिल हुआ दूसरा नहीं हुआ, सर दोनों ही नहीं हुआ तो भी 30,000 ही मिलेगा, 30,000 तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट मिलेगा, ठीक है ना। 2 लाख के ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के क्षेत्र में माइनस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 लाख ही लिखता हूं जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस 2, इनकम फ्रॉम हाउस 2 बी हो गया। अब लास्ट लाइन हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस 2 लाख और माइनस 1,30,000, तो माइनस 3,30,000, 3,30,000 सर, माइनस 3,30,000। बोलो कहीं पे दिक्कत है तो एक बार चेक कर लो। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लो, ये भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, हम लोग चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। बोल रहा है क्या, श्री अमोल शाह इज द ओनर ऑफ 2 हाउस, द पार्टिकुलर ऑफ ईच हाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25। हाउस 1 बोल रहा है लेट आउट, हाउस 2 बोल रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड। कुछ है? कुछ भी नहीं है शायद। म्यूनिसिपल वैल्यू बोल रहा है, फेयर रेंट बोल रहा है, स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है, एनुअल रेंट बोल रहा है, वैकेंसी पीरियड बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स बोल रहा है 3200-3600, जिसमें से 1200 रुपया पेड बाय टेनेंट। अच्छा 3200 जो लेट आउट हाउस है और 3200 में 1200 टेनेंट पे कर दिया है। कुछ भी नहीं है इस मैथ में, कोई दम नहीं है सर। एक बार इधर देख लो सर, छोटा सा यहां से बना देंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करेंगे, आराम से बन जाएगा। देखो इधर हाउस 1 लेट आउट, लेट आउट में म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लिखना GMV, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है 30,000। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे देख लो, स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है 45,000, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 45,000। और इसके बाद लिखोगे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 40,000। तो 45 और 40 में से छोटा कौन है? 40,000, इधर चला गया। इसको लिखोगे तुम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a), ठीक है ना, अंडर सेक्शन 23(1)(a) पूरा लिख देना। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आ जाओ, ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट भी लिख सकते हो, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोल रहा है? एनुअल रेंट बोल रहा है 48,000, तो लिखो यहाँ पे 48,000। वहां से देखो ना, वैकेंसी पीरियड बोल रहा है, वैकेंसी पीरियड है। अच्छा अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखो अनरियलाइज रेंट बोल के यहाँ पे नील कर दो, 48,000 लिखो। सॉरी यहाँ पे क्यों लिखोगे, इसको तो लेके जाओगे इस साइड में, 48,000 इधर लेके आओ। 40 और 48 में से बड़ा कौन सा है? 48,000। स्टेप नंबर 3 में करोगे, स्टेप नंबर 3 में तुम लिखोगे हायर ऑफ, हायर बिटवीन, ऑफ मत लिखो, हायर बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में जो हायर है। इसके बाद आ जाओ तुम स्टेप नंबर 4 में आ जाओ, लेस लिखेंगे, लेस लिखेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, घर खाली रहने के कारण जो वैकेंसी हुआ है। वैकेंसी पीरियड मेरा 3 मंथ का है। एनुअल रेंट मेरा कितना है? 48,000 का था, तो एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट इनटू वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ये तो फॉर्मूला है। तो देखो ना, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 48,000 का था, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का रेंट निकल के आ जाएगा, इनटू लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी पीरियड मेरा 3 मंथ का था, 4,000 3 4 12,000, 12,000 आ गया यहाँ पे। तो माइनस करो, देखो 36,000 है, 36,000 है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इसके बाद स्टेप नंबर 5 में आएंगे, हम लोग लिखेंगे क्या? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मालिक जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। एक बार देख के बोलो ना, मालिक कितना किया है? सर मालिक ने ना टोटल 3200 में से टेनेंट माने भाड़ाटिया जो है, जो घर में रह रहा है एज ए टेनेंट, वो दे दिया है 1200, तो माइनस करो 2000, मालिक दिया है 2000, तो कितना बन रहा है? 34,000। ये 34,000 क्या बन गया? नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही अगर हम लोग हाउस 2 का भी टान लेते हैं, नेट एनुअल वैल्यू हाउस 2 का क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। इधर देख लो एक बार, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, रोमन 1 देखे स्टैंडर्ड डिडक्शन @30% ऑन NAV अंडर सेक्शन 24A, कितना? 30%, तो 34,000 का 30% करके बताओ कितना आ रहा है? 34,000 का 30%, 34,000 का 30% आ गया 10,200, 10,200, ठीक है ना।
और उसके बाद लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार देख लो यहाँ पे कितना बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है 9,800 और 7,000। तो फर्स्ट हाउस का 9,800 है और यहाँ पे 7,000 है, एक ही आइटम है तो बाहर ही लिख रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 10 और 9 19 और 20, 20,000 इधर आ गया, 20,000 इधर आ गया, माइनस करो तो यहाँ पे 14,000 आ गया और यहाँ पे माइनस 7,000 आ गया, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ पे काम खत्म। और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बार निकाल के दिखा दो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा इसको लिखना इनकम फ्रॉम हाउस 1 एंड हाउस 2। तुम तो अलग अलग करोगे ना, मेरे तरह थोड़ी यहाँ पे लाइन खींच के कर दोगे, तुम तो अलग करोगे ना, इसके बाद खत्म होने के बाद करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, टोटल में 7,000 आ रहा है सर, टोटल में 7,000 आ रहा है। देखो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाए थे ना, एक बार चेक कर लो तो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाए थे कि नहीं। यहाँ पे और एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। 4 कुछ नहीं है, बोल रहा है श्री गौतम पाल इज द ओनर ऑफ 2 हाउस इन कोलकाता। कोलकाता में घर है उसका, पहला लेट आउट है, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट बोला है, वैकेंसी पीरियड बोला है, म्युनिसिपल टैक्स बोला है। अरे कुछ नहीं बोला है, बेकार बेकार का मैथ करवा रहे हो मेरे से। देखो ना तुम लोग आराम से कर पाओगे। 6 नंबर, चलो 6 नंबर भी करवाएंगे, कर जो ये वाला कर लेते। पढ़ लिए है, दिखा दिए है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, हाउस नंबर 1 लेट आउट, स्टेप नंबर 1 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 3 लाख। फेयर रेंट 2.5 लाख, दोनों में से बड़ा कौन है 3 लाख। स्टैंडर्ड रेंट तुम्हारा कितना है 3 लाख, दोनों में छोटा कौन है कोई भी एक 3 लाख। ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में चलो। स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। सर एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बोलो ना, 2,40,000 एनुअल रेंट बोला है तो 2,40,000 लिख देंगे सर, यहाँ पे 2,40,000 लिखेंगे। यहाँ से अनरियलाइज रेंट नहीं है सर, नील, 2,40,000। 3 लाख और 2,40,000 में बड़ा कौन है 3 लाख। स्टेप 3 में लिखेंगे हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 4 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में हम लोग लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे क्या, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अच्छा बोलो ना लॉस ड्यू टू वैकेंसी, घर कितना महीना खाली था सर 2 महीना खाली था। 2 महीने का लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, AER इंटू वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो मतलब 2,40,000 इंटू वैकेंसी पीरियड 2 महीने का था, 2 महीने का था, डिवाइडेड बाई 12 तो 20,000 पर मंथ, तो 2 महीने का 40,000। तो यहाँ पे कितना आया 2,60,000, 2,60,000, ठीक है ना। 2,60,000 जो आया ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ से स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स 27,000 था जिसमें से 8,100 टेनेंट ने पेड किया, तो 27,000 से माइनस करेंगे 8,100, तो कितना आ रहा है 27,000 माइनस 8,100, 27,000 माइनस 8,100 आ रहा है 18,900, 18,900। तो 2,60,000 से 18,900 गया, 2,60,000 से 18,900 गया तो क्या रह गया 2,41,100। ये क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। हाउस नंबर 2 का भी यहाँ पे कर लेते हैं। हाउस नंबर 2 नेट एनुअल वैल्यू नील आ गया।
उसके बाद इधर देख लो, डिडक्शन करेंगे हम लोग, डिडक्शन करेंगे। स्टेप नंबर 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द 30% और नेट एनुअल वैल्यू 2,41,100 के ऊपर 30% इंटू 30%, 72,330, 72,330। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन देख लो एक बार कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 45 और 75,000। इधर 45,000 है और इधर 75,000 है सर, ठीक है। घर किस लिए मैंने लोन किस लिए लिया है, कुछ नहीं बोला है। कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन पर्पस में बोला है तो कोई टेंशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन पर्पस में ले सकते हो तुम। अच्छा देखो 72,330, लोन लेने का डेट वेट नहीं बोला है, लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर घर कंप्लीट हुआ कि नहीं बोला है, तो हम लोग मान लेंगे सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम लिमिट है 2,45,000। आ जाओ, कितना बोल रहा है 1,17,330, माइनस कर देंगे तो -75,000 और इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 123,770, 123,770। इनकम फ्रॉम हाउस 1 एंड हाउस 2। इसके बाद लिखेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों को प्लस माइनस करके, तो देख लो ना 123,777 माइनस करेंगे 123,770 माइनस करेंगे 75,000 75,000 कितना 48,770, 48,770, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक बार देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी एक बार फोटो क्लिक कर लो, इसका भी एक बार फोटो क्लिक कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही बार में चालू करते हैं, समझाएंगे फटाफट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है MD Mitra is the owner of 2 house in Kolkata. Information relating to the 2 house for the previous year 24-25 are as follows. एक है लेट आउट और दूसरा है सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है सर, बना लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, चलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो ठो कर लेते हैं, ठीक है। हाउस नंबर 1, हाउस 1 है, लेट आउट है, लेट आउट फॉर बिजनेस, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, वो हमें दरकार नहीं है जानना, लेट आउट है मतलब लेट आउट है। चलो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना बोला है 3 लाख बोला है वहां। उसके बाद क्या बोला है, फेयर रेंट बोला है, फेयर रेंट कितना 2,80,000 बोला है, 2,80,000 बोला है, दोनों में से बड़ा कौन सा है 3 लाख है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट बोला है क्या, हाँ बोला है सर, स्टैंडर्ड रेंट कितना बोला है 2,30,000, 2,30,000 बोला है। बात नहीं करना, इधर देखो, इधर देखो, इन दोनों में से छोटा कौन है 2,30,000, इधर है 2,30,000 छोटा है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया अंडर सेक्शन 23(1)(a)। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आ जाओ, स्टेप नंबर 2 में लिखो एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेंट रिसीव बोला है, वैकेंसी पीरियड बोला है, तो रेंट रिसीव से हमें एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट तक लेके जाना है। कैसे लेके जाएगा, फॉर्मूला क्या है, रेंट रिसीव इनटू 12 मंथ डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। तो देखो ना रेंट रिसीव कितना बोला, रेंट रिसीव बोला 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड मेरा 2 महीने का था, तो मतलब 10 महीने में तुम 2 लाख कमाए हो, तो एक एक महीने में 20,000 करके, एक एक महीने में 20,000 करके, तो 20,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आ रहा है 24, 2,40,000, 2,40,000 तुम्हारा ईयरली इनकम होना चाहिए। वहां से हम लोग क्या देखेंगे, अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो ठीक है चलो यहाँ पे लेस करके अनरियलाइज रेंट दिखा देते हैं नील, इधर जाएगा 2,40,000, 2,30,000, 2,40,000 में से बड़ा कौन सा है 2,40,000,
ठीक है। उसके बाद इसको स्टेप नंबर 3 में लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में लेके जाएंगे, लेस करेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी पीरियड मेरा 2 महीने का था, AER इंटू वैकेंसी पीरियड डिवाइडेड बाई 12। AER मेरा 2,40,000 का है, 2,40,000 इंटू वैकेंसी पीरियड मतलब 2 महीने का डिवाइडेड बाई 12, मतलब एक महीने का तुम्हारा 20,000 करके 40,000, 40,000। तो माइनस करोगे तो 2 लाख आएगा, 2 लाख हो गया तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 5 में लेस करेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर पूरा लिखना है। म्युनिसिपल टैक्स बोला है 10%, 10%। अच्छा, घर बोला है कोलकाता में, तो क्या हम लोग नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर करेंगे? ठीक है, एक बार नोट दे देंगे, ठीक है ना, नोट दे देंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स निकालने का तरीका क्या है, घर कोलकाता में है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10%। तो ये कैसे होगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैसे आएगा, सिंपल सा है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का 90% निकालो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख, उसका 90% निकालो, उसके बाद उसका 10% मतलब 2,70,000 का 10% 27,000 आएगा, 27,000 आएगा। तो 2 लाख से 27,000 माइनस करोगे तो 1,73,000, 1,73,000 है ना। ये आ गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। या हाउस 2 का भी यहाँ पे ले लेते हैं, नेट एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। अब एक बार देख के बताओ, ये लेस करेंगे हम लोग डिडक्शन, रोमन 1 में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे, 1,73,000 का 30% कर लो, 1,73,000 का 30%, 1,73,000 का 30% करेंगे तो कितना आएगा, 51,900, 51,900 आएगा। और उसके बाद इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट मेरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, रोमन 2 में लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। बोल रहा है कंस्ट्रक्शन पर्पस में 2,65,000, कंस्ट्रक्शन पर्पस में 2,65,000, और रिपेयर पर्पस में ना देखो, हाउस प्रॉपर्टी 2 में रिपेयर पर्पस में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000 का है, यहाँ पे 45,000 नहीं आएगा सर, 30,000 आएगा। रिपेयर पर्पस में मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट है 30,000, याद रखना। हाँ, इधर माइनस 30,000 आएगा, और इधर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना बोल रहा है देखो, बोल रहा है 51,900 प्लस बोल रहा है 2,65,000, 3,16,000, 3,16,900, 3,16,900। अब देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस में ही आ रहा है, तो 3,16,900 माइनस 1,73,000 आ रहा है 1,43,900, 1,43,900। ठीक है, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस 1 एंड हाउस 2, इनकम फ्रॉम हाउस 1 एंड हाउस 2। और उसके बाद लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपल सा है, दोनों ही तो माइनस है, दोनों ही तो माइनस है सर, दोनों को जोड़ देंगे सर, यहाँ पे 30,000 और जोड़ देंगे तो 1,73,900, 1,73,900 आ जाएगा। ठीक है, हो गया मेरा स्टेप क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे एक बार देख के जाओ, घर में काम करने का जरूरत ही नहीं है, घर में जाके रिलैक्स करो, घर में जाके तुम रिलैक्स करो, थोड़ा सा थ्योरी व्योरी पढ़ लेना। ठीक है, मैथ का जिम्मेदारी मेरे ऊपर। देखो, हाउस 1 मुंबई में, हाउस 2 दिल्ली में। अच्छा, तो हाउस 2 पहले चालू करते हैं, हाउस 2 दिल्ली, बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, हाउस 1 को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना, देखो बोला टेनेंट रेसिडेंट, यूज फॉर टेनेंट रेसिडेंट नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 1 में आ जाओ, ग्रॉस नेट म्युनिसिपल वैल्यू बोला है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू से हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कैसे लेके जाएंगे, कुछ नहीं करना है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 कर लेना है। ठीक है ना,
ग्रॉस से नेट में जाने का 90/100 और नेट से ग्रॉस में आने का 100/90 करोगे तो आ जाओगे। कितना बोल रहा है, चलो 4,50,000 4,50,000 इंटू 100/90 करके आएगा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फेयर रेंट बोल रहा है, फेयर रेंट बोल रहा है 4,60,000 4,60,000 बोल रहा है, इन दोनों में बड़ा है 5 लाख। उसके बाद बोल रहा है स्टैंडर्ड रेंट कुछ है क्या, नहीं है, तो ये 5 लाख हो गया। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोल रहा है, एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट बोल रहा है एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव और एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट सेम नहीं है सर, ये रेंट रिसीव कुछ बोल रहा है, तो रेंट रिसीव से कैसे निकालेंगे, रेंट रिसीव इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस वैकेंसी पीरियड, 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। तो क्या करेंगे सर, रेंट रिसीव कितना बोल रहा है 3,50,000, तो 3,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 मतलब 10 मंथ में तुम 3,50,000 मतलब हर एक मंथ में 35,000 करके भाड़ा दे रहे हो ना, 35,000 करके भाड़ा दे रहे हो, तो 35,000 इंटू 12 करने पे 4,20,000 आएगा, 4,20,000। रुक जाओ, अनरियलाइज रेंट शायद नहीं है, नहीं है सर, अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो छोड़ दो। कहाँ पे लिखे सर, कहाँ पे लिखे, अनरियलाइज रेंट को मान लो माइनस ही कर लिए हैं, माइनस करके डायरेक्ट लिख रहे हैं 4,20,000। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसको इधर कर लेना चाहिए था ना, कल ही कर ही लेते हैं। चलो 5 लाख, 4,20,000 लेस करेंगे, अनरियलाइज रेंट इधर नील कर देते हैं, 4,20,000 आएगा, माइनस करके 5 लाख आएगा, 5 लाख आ गया। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 4 में आ जाओ, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी वाला लॉस, वैकेंसी वाला लॉस कितना है, चलो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रुको। हाँ, तो वैकेंसी वाला जो लॉस है वैकेंसी वाला जो लॉस है 2 मंथ का मतलब 35 दूनी 70,000, वैकेंसी वाला लॉस 35,000 इंटू 2। ठीक है, 70,000 यहाँ पे लॉस आ रहा है, माइनस करेंगे 4,30,000, 4,30,000। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में आएंगे और लिखेंगे क्या, लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स बोल रहा है 12% बोला है, 12% बोला है, 12%। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि घर कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर करना पड़ेगा। तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का हम लोग पहले तो 12% निकालेंगे, तो ये ईयरली टैक्स आ गया। अब बोल रहा है लास्ट क्वार्टर ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 2। अच्छा, एक साल में कितना क्वार्टर होता है सर, 4 क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर ना बाकी बचा हुआ है, तो 3 क्वार्टर पेड है, 3 क्वार्टर पेड है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 3 क्वार्टर पेड है, तो 3/4 लिखेंगे। तो देख लो यहाँ पे नेट म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया 4.5 लाख, उसका 12% जो भी आएगा इंटू 3/4, तो 4.5 लाख कर लेते हैं, कितना कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो एक बार, 4.5 लाख इंटू 12% आ रहा है 54,000, 54,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 40,500, 40,500 आ गया। तो यहाँ पे 40,500 माइनस कर देंगे 4,30,000 से, तो आ रहा है 3,89,500। और यहाँ पे नील, ये क्या आ गया मेरा, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू को। अच्छा, इसके बाद आ जाओ तुम डिडक्शन, रोमन 1 में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 3,89,500 का 30% कर लो, आ रहा है तुम्हारा 1,16,000, 1,16,850,
ठीक है, इसका तो नील ही था। उसके बाद आ जाओ तुम यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है। रोमन 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है कितना, 50,000 फॉर रिपेयर रिन्यूअल, 50,000 फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। अच्छा हाउस नंबर 1 है, अच्छा ये हाउस नंबर 1 था ना, ठीक है। 50,000 बोल रहा है रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिनोवेशन के लिए, रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है, 30,000 हो सकता है। हाउस नंबर 2 कौन सा, अच्छा हाउस नंबर 2 को मुझे देखना ही नहीं है कौन से पर्पस, क्योंकि वो लेट आउट है, कितना भी अमाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को सर जोड़ लेंगे हम लोग, इन दोनों को सर जोड़ लेंगे, 1,16,850 प्लस करेंगे 1,80,000 तो आ रहा 2,96,850, ठीक है। इधर माइनस 30,000 आ रहा है और इधर माइनस करके देख लेते हैं, 389,500 माइनस करके 92,650 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस 1 एंड हाउस 2, ठीक है, हो गया। और उसके बाद लास्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो आ रहा है 62,650, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। अच्छा देख लो, अभी हम लोग चालू करेंगे जीएसटी वाला पोर्शन, है ना, जीएसटी वाला पोर्शन चालू करेंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स दो तरीके का होगा, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। एक है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वही है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही अपना जीएसटी है। अच्छा तो यहाँ पे देख लो, जीएसटी जो है 2-3 बार पहले जीएसटी चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था मेरा 1 जुलाई 2017 में चालू हुआ था। अच्छा जीएसटी जो है जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है, जीएसटी लगता है किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है, सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। अब सप्लाई या तो होगा इंट्रा स्टेट, नहीं तो होगा इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सप्लायर का लोकेशन है और जहां पे सप्लाई हो रहा है, दोनों का जो लोकेशन है वो सेम स्टेट के अंदर होगा, सेम स्टेट के अंदर होगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब ए सप्लाई कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां पे सप्लाई हो रहा है, मान लो कि बी को सप्लाई कर रहा है, बी इंपॉर्टेंट नहीं है, ए का लोकेशन मान लो वेस्ट बंगाल है कोलकाता और बी का लोकेशन मान लो मालदा है। कोलकाता से मालदा में सप्लाई हो रहा है गुड्स, तो क्या हो जाएगा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ना। और इंटर स्टेट में लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग जगह में होगा, डिफरेंट स्टेट में होगा, ठीक है ना, सेम स्टेट नहीं होगा, डिफरेंट स्टेट में होगा। जैसे कि मान लो ए सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी को, ए है वेस्ट बंगाल में कोलकाता में और बी जो है वो कहां पे है, वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो जीएसटी लगता है वो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है।
दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो वो क्या है, वो उसमें जो जीएसटी लगता है वो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी किसके पास जाता है, सेंटर के पास जाता है। एसजीएसटी किसके पास जाता है, रेस्पेक्टिव स्टेट के पास जाता है। आईजीएसटी किसके पास जाता है, सेंटर के पास जाता है, सेंटर के पास जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। अच्छा, जीएसटी के अंदर अंदर कितना सारा टैक्स सब्स्यूम्ड हो गया है, ये वाला एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना, जीएसटी के अंदर टैक्स सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितना कितना कौन सा टैक्स सब्स्यूम्ड हो गया है, मतलब उसके अंदर क्या बोलेंगे मार्ज हो गया है। ठीक है ना, अलग अलग टैक्स कौन सा जो मार्ज हो गया है उसको पढ़ लेना। जीएसटी के अंदर वैट मार्ज हो गया है, जैसे कि वैट मार्ज हो गया है। ठीक है ना, जीएसटी के अंदर वैट मार्ज हो गया है, ये याद रखना। अच्छा, और जो है तुम्हारा क्या बोलेंगे, सर्विस टैक्स मार्ज हो गया है, सर्विस टैक्स मार्ज हो गया है। ठीक है ना, सर्विस टैक्स मार्ज हो गया है। ऐसे ही बहुत सारा है टैक्स, तुम लोग देख लेना एक बार। ठीक है, सेल्स टैक्स मार्ज हो गया है, एंट्री टैक्स मार्ज हो गया है, एंट्री टैक्स TRY, एंट्री टैक्स मार्ज हो गया है, ये सब देख लेना। टैक्स नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी आने के बाद भी कौन सा टैक्स अभी जीएसटी के अंदर मार्ज नहीं हुआ है वो भी देख लेना। ठीक है ना, जैसे कि कस्टम ड्यूटी मार्ज नहीं हुआ है, मोटर व्हीकल टैक्स मार्ज नहीं हुआ है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी मार्ज नहीं हुआ है, कस्टम ड्यूटी मार्ज नहीं हुआ है, मोटर व्हीकल टैक्स मार्ज नहीं हुआ है, स्टैंप ड्यूटी मार्ज नहीं हुआ है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद और कुछ खास नहीं है, और कुछ खास नहीं है। एक मैथ करवा देते हैं, एक दो मैथ करवा देते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखो ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 दीपक अग्रवाल वाला चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 ही चेक कर लो, अच्छे से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है मिस्टर दीपक अग्रवाल ए रजिस्टर्ड डीलर इन मुंबई, तो मतलब मुंबई डीलर कहाँ का है, मुंबई का है। ही हैज ए ब्रांच ऑफिस इन कोलकाता, ही सप्लाई हिज रेडीमेड गारमेंट टू हिज ब्रांच ऑफिस इन कोलकाता, कोलकाता के ब्रांच ऑफिस में भेज रहा है। मुंबई तो है लेकिन एक ब्रांच है, उसका ब्रांच कहाँ पे है, कोलकाता में ब्रांच है, कोलकाता में ब्रांच है, और कोलकाता का ही दूसरे ब्रांच में, कोलकाता का ही दूसरे ब्रांच में वो माल को सप्लाई कर रहा है। तो मतलब कोलकाता से कोलकाता में जा रहा है, लेकिन बात यह है कि वो रजिस्टर कहाँ पे है, रजिस्टर डीलर इन मुंबई, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन मुंबई में है सर उसका। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख बोला है, जीएसटी 5% बोला है। देखो ब्रांच इधर से इधर जा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रजिस्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, तो हम लोग मानेंगे मुंबई से कोलकाता में माल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, माने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का माल जा रहा है, 5 लाख का माल जा रहा है, 5 लाख का माल जा रहा है, और उसके ऊपर तुम जीएसटी ऐड कर दोगे, जीएसटी ऐड कर दोगे, आईजीएसटी क्योंकि स्टेट अलग अलग है, मुंबई से कोलकाता। आईजीएसटी परसेंटेज कितना है जीएसटी का, जीएसटी का परसेंटेज नहीं बोला है क्या, हाँ बोला है, एट दैट 5%,
5%, तो 5 लाख का 5% 25,000 हो गया, है ना। तो टोटल वैल्यू हो गया 5,25,000 का। 5,25,000 का इनवॉइस हो गया, 5,25,000 का इनवॉइस हो गया 5,25,000 का। और जीएसटी पेबल हो गया, जीएसटी पेबल हो गया 25,000 का। कुछ नहीं है, ऐसा ही मैथ आता है सर, ऐसा ही मैथ आएगा और कुछ नहीं है, देख लेना। मान लो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से जा रहा है मालदा में जा रहा है, ठीक है, कोलकाता से मालदा में जा रहा है। और परचेस हुआ था, मान लो कोलकाता में मिस्टर ए है, मालदा में मिस्टर बी है, ठीक है। कोलकाता में मिस्टर ए है, मालदा में मिस्टर बी है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी का रेट बोल दिया है, जीएसटी का रेट बोल दिया है @18% बोल दिया है, ठीक है। और उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बोला है, वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपया बोला है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट लिख लो। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम्हारा 1 लाख का है, उसके नीचे जीएसटी का हेडिंग डालो, CGST @9% और SGST @9%, 9,000 बस खत्म बात। CGST SGST कभी कभार बोल सकता है क्या, कभी कभार बोल सकता है कि ये 1 लाख के अंदर ना, 1 लाख के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, 1 लाख के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, वो भी वाला दिखा देते हैं। अच्छा जीएसटी का एक क्वेश्चन देख लो, लास्ट एक क्वेश्चन जल्दी से देख लो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, एक बार चेक कर लो। थोड़ा इजी आ रहा है ना, हाँ देख लो ये वाला, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन बोल रहा है, इन दिसंबर 2025 एक्स ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू वाई ऑफ दुर्गापुर, एक्स परचेज द गुड्स फॉर 82,600 इंक्लूडिंग जीएसटी फ्रॉम जेड ऑफ कोलकाता, है ना। एक बार देख लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 और 5 मिनट लगेगा, देखो। इन दिसंबर 2025 एक्स ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स जो कि कोलकाता का था, वाई जो कि दुर्गापुर का था, दुर्गापुर का है, ठीक है ना। एक्स सेल कर रहा है, एक्स सेल कर रहा है 1 लाख का सामान, सेल कर रहा है 1 लाख का सामान, ठीक है। अब बोल रहा है एक्स परचेस किया था, एक्स परचेस किया था किसी से, कहां से परचेस किया था, जेड के पास से परचेस किया था, जो कि कोलकाता में ही है, कोलकाता में ही है, ठीक है ना। इन केस ऑफ बोथ द परचेज एंड सेल CGST SGST 9%। तो देखो जेड से एक्स परचेस किया, थोड़ा सा आस्ते, जेड से एक्स परचेस किया, एक्स से वाई परचेस किया, जेड एक्स को सेल किया था, जेड एक्स को सेल किया था 82,600 में, 82,600 में सेल किया था, लेकिन ये इंक्लूडिंग था, ये इंक्लूडिंग था जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड था। अब बोलेगा आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, नेट जीएसटी पेबल। सर जेड सेल किया एक्स को, तो मतलब एक्स क्या किया, परचेस किया, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्स क्या किया, परचेस किया। अब एक्स वाई को सेल किया, तो मतलब एक्स जो परचेस किया उसके ऊपर कौन सा जीएसटी आएगा, सर इनपुट जीएसटी आता है। और एक्स जो सेल किया, इस सेल के ऊपर कौन सा जीएसटी आता है, आउटपुट जीएसटी आता है, आउटपुट जीएसटी आता है। ये आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे तो जीएसटी पेबल आ जाएगा, बहुत इजी है। एक बार देख लो कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे, पार्टिकुलर और एक अमाउंट का स्केचिंग, पार्टिकुलर और एक अमाउंट का स्केचिंग। जल्दी से देखो, जल्दी से एक बार थोड़ा सा रुक जाओ ना, 5 मिनट और रुक जाओ।
5 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूं। इनपुट जीएसटी कैलकुलेशन देखो, परचेस किया, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का था, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कि इंक्लूडिंग था, इंक्लूडिंग जीएसटी था, कितना था 82,600। तो मतलब इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, तो मतलब जीएसटी इसके अंदर है, इससे निकालना पड़ेगा सर, इससे निकालना पड़ेगा मुझे, इससे मुझे निकालना पड़ेगा जीएसटी। देखो ना एक बार, कितना था 9%, 9%। तो मतलब इसके अंदर जीएसटी छुपा हुआ है 99%। तो यहाँ पे लिखो सीजीएसटी और इधर लिखो एसजीएसटी। पहले थोड़ा सा वर्किंग में आ जाओ। 82,600 ये जो है कॉस्ट के ऊपर जीएसटी चपाने के बाद जो आता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ध्यान से सुनो ना। कॉस्ट मान लो 100 था, जीएसटी कितना था 9%, 9% मतलब 18%। सेलिंग प्राइस 118% है, ये 118% है, ठीक है ना। तो मतलब 82,600 जो है वो 118% है सर। तो इसके अंदर 18% मतलब कितना आएगा, चलो देखते हैं। 82,600 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 82,600 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, 12,600। टोटल जीएसटी मेरा 12,600 है, जिसमें से सीजीएसटी कितना आएगा सर, हाफ हाफ होता है ना। 12,600 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 6,300। और एसजीएसटी कितना, वही 6,300। ठीक है, हो गया बात खत्म। उसके बाद देखो आईजी तुम्हारा क्या कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एक बार देख लो क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें तो जीएसटी इंक्लूड नहीं था ना, 1 लाख था वैल्यू। इसके ऊपर सीजीएसटी आएगा, @9% मतलब 9,000, और एसजीएसटी आएगा @9% मतलब कि 9,000। यहां तक समझ में आया। लास्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, ठीक है, जीएसटी पेबल। अब देखो आउटपुट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, हाँ, पार्टिकुलर सीजीएसटी एसजीएसटी लिख लेना, और इधर पार्टिकुलर लिख लेना। तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट कौन सा है, जो सेल के ऊपर 9,000 लिखो, 9,000 लेस करेंगे इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कितना है 6,300, बेटा 6,300 तो कितना आ रहा है बोलो ना, 2,700। ये है जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल लिख सकते हो, नेट जीएसटी पेबल, ठीक है, नेट जीएसटी पेबल 2,700। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।